In this class, we'll be starting sexual reproduction. So we had already studied asexual reproduction in our previous classes, and from this part we are going to start sexual reproduction. So the first and the most fundamental difference between sexual reproduction and asexual reproduction is the biparental condition in sexual reproduction. यानी कि यहाँ पर एटलीस्ट दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे और asexual reproduction में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में. So this is the most fundamental difference. Now we first started with the definition of sexual reproduction. So let's have the definition of this first. So sexual reproduction means formation of offsprings or newer individuals from parents through the process of gamete formation and gamete fusion. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो फेनोमेनन है जिसमें सबसे पहले ऑफस्प्रिंग्स का फॉर्मेशन होने के लिए क्या चाहिए, थ्रू द प्रोसेस ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, यानी कि गैमीट्स आर सेक्स सेल्स दैट इज स्पर्म और ओवम इन द केस ऑफ ह्यूमंस, एंड इन द केस ऑफ प्लांट्स एग न्यूक्लियस एंड पॉलन ग्रेन्स के बाद जो मेल गैमीट्स बनते हैं वो. सो यहाँ पर उनका फॉर्मेशन भी होगा और उनका फ्यूजन भी होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं. So the first step is gametogenesis. It is formation of gametes. By meiosis. Remember one thing, gametogenesis में meiosis is a must in almost every case. तो यहाँ पर meiosis से ही gametes बनेंगे normally. And gametes are the sex cells which will participate in the reproduction, यानी कि जो अगला प्रोसेस होगा that is fertilization. So these will be the cells which will be directly participating or involving in the process of fertilization. So the next step is fertilization. तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि पहले प्रोसेस में जो दो गैमीट्स बने थे, मेल गैमीट या फीमेल गैमीट, उन दोनों का फ्यूजन होगा. तो इससे क्या फॉर्मेशन होगा, रिजल्टिंग इन जाइगोट फॉर्मेशन. So these are the first two steps. Now the third step is embryogenesis. तो यहाँ पर एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या हुआ कि सेकेंड स्टेप में हुआ जाइगोट का फॉर्मेशन. जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद जाइगोट से बहुत बार सेल डिवाइड करेंगे जाइगोट के अंदर, यानी कि जाइगोट पहले सिंगल सेल था, फिर डबल सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल. तो ऐसे जाइगोट का नंबर बढ़ते रहेगा और जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो.
Now we come to the fourth part, that is development. तो यहां पर क्या होता है कि मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो तो थर्ड स्टेप में बन गया था, लेकिन क्या वो टोटली लिविंग थिंग के फीचर्स के साथ था? तो नहीं। तो मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो में और भी ज्यादा डेवलपमेंट होंगे, जिससे कि जो एम्ब्रियो है वो टोटली बन जाएगा एक इंडिविजुअल के फॉर्म में, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट, और इट कुड आल्सो बी कॉल्ड एज फीटल डेवलपमेंट. सो वी विल स्टडी फीटल डेवलपमेंट लेटर. So these are the four most and essential steps of sexual reproduction. Now we have to understand कि आखिर sexual reproduction आया तो आया कहाँ से? First of all, asexual reproduction was very fast, very simple, very easy method. तो यहाँ पे हमें ये पहले जानना होगा कि sexual reproduction या फिर मेल और फीमेल सेक्स जो है वो आए कैसे? सो नाउ वी विल स्टडी कि जो सेक्स है वो कैसे ओरिजिनेट हुए. तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ओरिजिन है, जो कि हम कॉमनली माना जाता है कि वहीं से ओरिजिन हुआ था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज प्रोटिस्ट एंड एल्गा. यहां से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ओरिजिन हुआ था. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई, आखिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जरूरत ही क्यों पड़ा था. तो इसका जरूरत इसलिए पड़ा था क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस में, जब कंडीशंस सूटेबल होते हैं, उस कंडीशन में प्रोटिस्ट एंड एल्गा शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बट इन द केस ऑफ अनफेवरेबल कंडीशंस, जब बाहर का एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं होता है, तब यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने लगता है. एंड वी विल सी दैट व्हाई. तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि जो फेवरेबल कंडीशन है तो यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. दैट वन पॉइंट इज क्लियर. नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस इफ द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स.
यहाँ पर जो हमारा जाइगोट था वो फॉर्म कैसे होता है, हमने पहले ही देखा है कि गैमीट्स के फ्यूजन से। तो यहाँ पर भी गैमीट्स बने और वो जाइगोट बन गए, लेकिन यहाँ पर एक इंडिविजुअल इवेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज जाइगोस्पोर फॉर्मेशन। तो नॉर्मली जाइगोट के बाहर में बहुत थिक वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जाइगोट के बाहर एक थिक वॉल का फॉर्मेशन हो गया, जिसकी वजह से जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया। नाउ ये जो जाइगोस्पोर है ये पेरेनेशन में हेल्प करता है। 11th क्लास में आपने मोनेरा और प्रोटिस्टा वाले सेगमेंट में पेरेनेशन के बारे में पढ़ा होगा। तो पेरेनेशन वो चीज होता है या वो फिनोमिनन होता है जिससे कि अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव किया जा सकता है। दैट इज, हमने तो ये पहले ही देखा है कि जाइगोट का फॉर्मेशन कब हो रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन में। तो वहां पे ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करना है ना, तो ये जो जाइगोस्पोर बना ये पेरेनेशन में हेल्प करेगा, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करना, उसी को हम कहते हैं पेरेनेशन। तो पेरेनेशन में हेल्प करेगा, और जब कंडीशंस फेवरेबल हो जाएंगे फिर से, बिकॉज हर समय कंडीशन अनफेवरेबल तो नहीं रहेगा, जब कंडीशंस रिटर्न करेगा फेवरेबल कंडीशन में, तो वहां पर ये जो जाइगोस्पोर हुआ था वो जर्मिनेट करेगा और न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन कर देगा। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन कि अगर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह स्पोर्स बने थे, तो स्पोर्स का ही जर्मिनेशन क्यों नहीं हो जाता है? तो आखिर अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो जाइगोट के लिए भी अनफेवरेबल कंडीशन होगा और स्पोर्स के लिए भी। हमने स्पोर्स पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसे वहां पे अलग अलग टाइप्स के स्पोर हमने पढ़े थे, ज़ूओस्पोर्स, ओइडिया, क्लेमाइडियोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स, कोनिडिया, ये सारे स्पोर्स हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन उठ सकता है ना कि व्हाई आर दोज स्पोर्स नॉट यूज्ड फॉर रिप्रोडक्शन? तो यहाँ पर रीजन ये है कि यहाँ पे दो स्पोर्स या दो स्पोर्स जैसे चीजें फ्यूज कर रही हैं, तो यहाँ पे दो स्पोर्स के रिसोर्सेज फ्यूज करेंगे, उनके जेनेटिक पोटेंशियल्स फ्यूज करेंगे। दिस इज व्हाई यहाँ पर फॉर्मेशन होगा एक जाइगोट का जो कि ज्यादा रेजिस्टेंट होगा, बिकॉज जो दो स्पोर्स होंगे अगर दोनों फ्यूज कर जाएंगे ना, तो उनका जो पोटेंशियल है और रिसोर्सेज है वो तो कंबाइन कर जाएगा। दिस इज व्हाई यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। सो स्टार्टिंग में इसी वजह से पहला बार जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ होगा प्रिमिटिव अर्थ पर। दिस इज कॉल्ड एज हंगर थ्योरी ऑफ सेक्स। सो नाउ वी विल स्टडी हंगर थ्योरी ऑफ सेक्स। हमने अभी पढ़ा था कि जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था अनफेवरेबल कंडीशन में। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि आखिर वो क्यों हुआ था। पहला पॉइंट ये है कि जो स्पोर्स होते हैं या जिन्हें हम प्रोपेग्यूल्स भी बोलते हैं, प्रोपेग्यूल्स वो होते हैं जो कि न्यूअर इंडिविजुअल्स को फॉर्म करने में मदद करते हैं। ये तो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि स्पोर्स आर प्रोपेग्यूल्स। तो यहां पर स्पोर्स जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ वी विल सी व्हाट हैपेंस इन दिस केस।
तो अगर स्पोर्स जर्मिनेट नहीं कर पा रहे हैं तो स्पोर्स वहीं पर रुके रहेंगे नॉर्मली, दे विल बी स्लगिश, और वो क्या होंगे, टेंड टू रिमेन टुगेदर। जहां पर स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ होगा, फॉर एग्जांपल स्पोरेंजिया में हुआ हो या फिर फंजल हाइफे से हुआ हो, तो जहां पर स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ होगा अगर कंडीशंस अनफेवरेबल है ना, तो वहां पे तो स्पोर्स कोशिश करेंगे कि वो अपने साथ रहें, क्योंकि उनके पास फेवरेबल कंडीशन नहीं है। तो अगर स्पोर्स साथ में रहे होंगे प्रिमिटिव अर्थ पे आज से करोड़ों साल पहले, तो वहां पर क्या हो सकता है कि स्पोर्स आपस में फ्यूज कर सकते हैं। तो बहुत टाइम तक फिर अनफेवरेबल कंडीशन है, तो उस केस में स्पोर्स जिंदा रहने के लिए क्या करेंगे, फ्यूज कर जाएंगे। तो जहां पर दो लोगों के रिसोर्सेज फ्यूज कर जाएंगे तो रिसोर्सेज डबल हो जाएंगे। तो यहां पर जो फ्यूजन हो गया था बहुत लंबे टाइम तक साथ में रहने से, तो उससे क्या होगा कि दोनों जो स्पोर्स होंगे उनके रिसोर्सेज फ्यूज कर जाएंगे, उनके जेनेटिक पोटेंशियल्स यानी कि जो उनके जीन्स में फीचर होगा वो भी फ्यूज हो जाएंगे, और उसकी वजह से न्यू वेरिएशंस भी आ सकते हैं ना, क्योंकि दो अलग अलग स्पोर्स यहाँ पे फ्यूज कर रहे हैं। तो उससे ये प्रोबेबिलिटी तो है कि न्यू वेरिएशंस क्रिएट हो सकते हैं ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो इस वजह से स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ था। नाउ यहाँ पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी में अनफेवरेबल कंडीशन में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था, तो वहाँ पे ये भी तो प्रोबेबिलिटी है ना कि उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन आ जाए तो फिर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाए। तो यहाँ पर वो क्यों नहीं हुआ, तो अभी ये इस पॉइंट में हमें जानना है कि जब यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहे थे अनफेवरेबल कंडीशन में, तो उसके बाद भी तो अर्थ पे बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स आए होंगे। ये सारे इवेंट्स तो आज से करोड़ों साल पहले हुए होंगे, हो सकता है अरबों साल पहले हुए होंगे। तो उसके बाद जब न्यू लाइफ फॉर्म्स आए, न्यू स्पीशीज का इवोल्यूशन हुआ होगा, तो उन स्पीशीज में ना वीक प्रोपेग्यूल्स यानी कि वीक स्पोर्स का फॉर्मेशन कंटिन्यू किया होगा, और कंटिन्यू करने के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनमें परमानेंट हो गया, एस्टैब्लिश। यानी कि अगर उनका प्रोपेग्यूल्स इतना वीक है कि वो जर्मिनेट ही नहीं कर सकता है, तो उसके पास दूसरा ऑप्शन क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो इसी तरीके से कुछ स्पीशीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही परमानेंट हो गया, और आज भी उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग अंडर हंगर थ्योरी ऑफ सेक्स, यानी कि दिस इज द रीजन बिहाइंड हंगर थ्योरी ऑफ सेक्स। तो यहाँ पर हंगर का मतलब क्या है कि जो इंडिविजुअल स्पोर्स थे उनमें रिसोर्सेज सफिशिएंट नहीं थे कि वो सारा अनफेवरेबल कंडीशन सरवाइव कर पाए, तो इसीलिए वो सर्च कर रहे थे इन द सर्च ऑफ अ पार्टनर जिसके पास रिसोर्सेज हो। तो इसीलिए उन्हें कहा जाता है हंगर थ्योरी ऑफ सेक्स। नाउ इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर।
तो हमने देखा कि जब इन्वायरमेंट अनफेवरेबल था तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि अर्थ पे जब लाइफ फॉर्म्स का इवोल्यूशन हो रहा था तो वहां पर इनिशियली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन डिसाइड कर रहा था? एनवायरनमेंट डिसाइड कर रहा था। लेकिन उसके बाद जो लाइफ फॉर्म्स आए उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन डिसाइड कर रहा था? तो उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हॉर्मोन्स डिसाइड कर रहे थे। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के केस में वी हैव टेस्टोस्टेरोन एज द मेजर मेल सेक्स हार्मोन, वी हैव ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एज द फीमेल सेक्स हार्मोन। लाइकवाइज अदर स्पीशीज में हार्मोन्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। तो इनिशियली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाज कंट्रोल्ड बाय एनवायरनमेंट एंड लेटर ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। और हार्मोन्स की वजह से ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं, यानी कि मेल पैंथर्स का फॉर्मेशन या फिर गाइनेशियम का फॉर्मेशन, ये सारी चीजें हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेटेड होती हैं। तो इनिशियली एनवायरनमेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा था एंड आफ्टर दैट हार्मोन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे थे। सो दिस वाज आवर थ्योरी ऑफ हंगर थ्योरी ऑफ सेक्स। नाउ वी विल स्टार्ट जो हमारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कौन कौन से लाइफ में फेजेस आते हैं। दैट इज वी विल स्टडी द वेरियस फेजेस ऑफ द लाइफ स्पैन विच अ नॉर्मल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म अंडरगोज। But before that, we will start a new topic, that is the types of sexual reproduction. So first of all, we will start types of sexual reproduction. Now sexual reproduction is of two types. First is syngamy and the other type is called conjugation. Now in our syllabus we are mainly concerned with syngamy. Conjugation भी हमें पढ़ने हैं but उतने डिटेल में नहीं पढ़ने। Now we'll come to syngamy. Syngamy में भी दो तरह के divisions होते हैं। तो सिंगमी में हम पहले ये देखेंगे कि जो मेल और फीमेल गैमीट आ रहे हैं या फिर जो दो गैमीट्स फ्यूजन के लिए आ रहे हैं उनका सोर्स क्या है, किस सोर्स से वो गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बेसिस पे यहाँ पे हम लोग दो में क्लासिफाई करते हैं इसे। फर्स्ट इज कॉल्ड एज एंडोगैमी एंड द अदर इज एक्सोगैमी। एंडोगैमी में क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमीट कम फ्रॉम द सेम पेरेंट। और एक्सोगैमी में मेल एंड फीमेल गैमीट कम फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स। तो एंडोगेमी मींस
सॉर्ट ऑफ अ सेल्फ फर्टिलाइजेशन सॉर्ट ऑफ थिंग। तो यहाँ पे क्या होगा कि मेल और फीमेल गैमीट, दो अलग अलग गैमीट्स तो आएंगे लेकिन दोनों एक ही पेरेंट से आएंगे, यानी कि एक ही पेरेंट के अंदर मेल गैमीट का भी फॉर्मेशन होगा और फीमेल गैमीट का भी फॉर्मेशन होगा। सो ह्यूमंस के केस में क्या होता है, मेल गैमीट में दैट इज स्पर्म्स बनता है मेल्स में और फीमेल गैमीट दैट इज ओवम बनता है फीमेल्स में। तो यहां पर वैसा नहीं हो रहा है, यहां पर एक ही इंडिविजुअल के अंदर मेल और फीमेल गैमीट दोनों बन रहे हैं। और दूसरा है एक्सोगेमी। एक्सोगेमी में मेल एंड फीमेल गैमीट आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के केस में मेल्स में स्पर्म बनता है, फीमेल में ओवम बनता है। सो दिस इज द एंडोगेमी एंड एक्सोगेमी। नाउ यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि ये जो हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स होते हैं, हर्माफ्रोडाइट वो जिनमें मेल और फीमेल गैमीट दोनों का फॉर्मेशन होता है, तो क्या उन्हीं में होगा? तो टेनिया इज अ हर्माफ्रोडाइट। टेनिया इज अ hermaphrodite। hermaphrodite आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, दैट इज hermaphrodite उन्हें कहते हैं जिनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स और मेल एंड फीमेल सेक्सेस दोनों का फॉर्मेशन हो सकता है। सो टेनिया इज अ hermaphrodite बट नॉट ऑल hermaphrodite एनिमल्स अंडरगो एंडोगेमी। नाउ देयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर। तो नॉर्मल ये क्वेश्चन आता है कि अगर एक इंडिविजुअल में मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों बन रहे हैं तो उसमें तो एंडोगेमी होना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एनिमल या प्लांट हर्माफ्रोडाइट है भी तो प्लांट के केस में हर्माफ्रोडाइट को बाइसेक्सुअल कहते हैं। तो प्लांट्स के केस में या एनिमल्स के केस में अगर मेल और फीमेल गैमीट्स बनते भी हैं तो अगर वो डिफरेंट टाइम्स पे बनेंगे तो फिर सेल्फ फर्टिलाइजेशन या फिर ये एंडोगेमी तो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मेल गैमीट बन गया है, फीमेल गैमीट नहीं बना है, या फीमेल गैमीट बन गया है या मेल गैमीट नहीं बना है, दोनों केस में तो एंडोगेमी नहीं होगा। तो क्या होगा वहां पर? एक्सोगेमी होगा। तो बहुत कम ही ऐसे हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स होते हैं जिनमें एंडोगेमी होगा। नॉर्मली हर्माफ्रोडाइट तो अर्थवर्म और लीचेस भी होते हैं, लेकिन क्या यहाँ एंडोगेमी होगा? नहीं, यहाँ पर एक्सोगेमी होगा। क्यों? क्योंकि मेल और फीमेल गैमीट्स यहाँ पे अलग अलग टाइम पर बनते हैं। नाउ अब हम देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ गैमीट सिंगेमी कितने टाइप्स के होते हैं। सो सिंगेमी में सबसे पहला है आइसोगेमी, and then we have anisogamy, तो ये चार टाइप के हमें पढ़ने हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ गैमीट्स होते हैं टाइप्स के, उन्हें कहते हैं आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ओओगेमी एंड होलोगेमी। And also we have to study the conjugation part. Now we will study these and that part separately.
Now the first type of reproduction, that is isogamy. तो आइसोगेमी में क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमीट जो होता है या दो टाइप के गैमीट होते हैं वो स्ट्रक्चरली और मॉर्फोलॉजिकली इतना सिमिलर होते हैं कि उन्हें डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता है। सो आइसोगेमी में क्या होगा कि जो मेल और फीमेल गैमीट्स या फिर जो दो गैमीट्स बनेंगे यहाँ पर मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट होते ही नहीं है, तो यहाँ पर मेल और फीमेल हम नहीं बोल सकते। वी विल से द टू गैमीट्स। तो ये बाहर से दिखने में यानी कि मॉर्फोलॉजिकली एकदम सिमिलर होंगे, लेकिन फिजियोलॉजिकली यानी कि फंक्शनली या इंटरनल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं। सो इसका एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास, मोनोसिस्टिस एंड यूलोथ्रिक्स। वी नो क्लेमाइडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स इज एन alga and monocistis is a protozoan. Now we come to the second type, that is anisogamy. तो यहां पर जो दो गैमीट्स होंगे उनमें साइज का भी डिफरेंस हो सकता है या साइज के अलावा मोटिलिटी का भी डिफरेंस हो सकता है। सो यहां पर या तो साइज में डिफरेंस होगा या फिर मोटिलिटी, दैट इज द एबिलिटी टू मूव। जो स्ट्रक्चर्स मूव कर सकते हैं उन्हें हम मोटाइल कहते हैं, जो नहीं मूव कर सकते हैं उन्हें नॉन मोटाइल कहते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि एक गैमीट बड़ा हो और दूसरा गैमीट छोटा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पर एक गैमीट खुद से चल सके और दूसरा गैमीट खुद से नहीं चल सके। तो यहां पर दो टाइप के गैमीट्स हैं, एक बड़े और छोटे। तो जो बड़ा वाला गैमीट है उसको हम फीमेल गैमीट बोलेंगे और जो छोटे साइज वाला गैमीट होगा उसे हम मेल गैमीट बोलेंगे। अदरवाइज अगर कोई गैमीट यहां पर खुद से नहीं चल सकता है तो वैसे केस में उसे हम बोलेंगे फीमेल गैमीट, और जो खुद से मूव कर सकता है उसे हम बोलेंगे मेल गैमीट। इसके एग्जांपल्स हैं क्लेमाइडोमोनास and also humans. ह्यूमंस में स्पर्म मूव कर सकता है क्योंकि स्पर्म के पास टेल होता है। ओवम मूव नहीं कर सकता है खुद से, फैलोपियन ट्यूब के मूवमेंट में उसके अंदर जो सीलिया होते हैं उसकी वजह से ओवम मूव करता है। सो यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास और ह्यूमंस के एग्जांपल हो गए। क्लेमाइडोमोनास के डिफरेंट स्पीशीज में किसी में आइसोगेमी होता है, किसी में एनाइसो होगा, किसी में होलोगेमी होगा।
Now the third type is oogamy. यहां पर जो हमने बात किया था कि साइज और मोटिलिटी, यानी कि अगर एक बड़ा एक छोटा तो भी उसे बोलेंगे एनाइसोगेमी, अगर एक मूव करेगा दूसरा मूव नहीं करेगा तो भी उसे बोलेंगे एनाइसोगेमी। लेकिन यहां पर क्या है कि साइज और मोटिलिटी दोनों डिफरेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर एक मेल गैमीट अगर बड़ा है और दूसरा मेल गैमीट छोटा है, और साथ साथ ये भी प्रॉपर्टी होना पड़ेगा कि जो बड़ा मेल गैमीट है वो खुद से मूव नहीं कर सकता और छोटा मेल जो छोटा मेल गैमीट होगा वो मूव कर सकता है, तभी जाके बोलेंगे। यानी कि वहां सिर्फ साइज या सिर्फ मोटिलिटी में डिफरेंस होगा, यहां पर साइज और मोटिलिटी दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, तभी हम उसे बोलेंगे ओगेमी। एग्जाम्पल फिर से क्लैमाइडोमोनास। अपार्ट फ्रॉम दैट ह्यूमंस के केस में फिर से ये एग्जाम्पल आ सकता है। तो रेड एल्गा होता है जो इसको हम रोडोफाइसी कहते हैं। 11th क्लास में आपने एल्गा के 3 टाइप्स पढ़े होंगे, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी को हम लोग कॉमनली रेड एल्गा कहते हैं। क्लैमाइडोमोनास इज अ ग्रीन एल्गा। नाउ ह्यूमंस के केस में भी तो ये होता ही नहीं। नाउ वी कम टू द 4th टाइप, दैट इज होलोगैमी। तो इस केस में क्या हो रहा है कि यहां पे 2 ऑर्गेनिज्म ही फ्यूज कर जा रहे हैं, यहां पर गैमीट्स नहीं बन रहा है, यहां पर पेरेंट्स ही गैमीट की तरह बिहेव कर रहे हैं। यानी कि यहां पे मेल पेरेंट मेल गैमीट नहीं बना रहा है, फीमेल पेरेंट फीमेल गैमीट नहीं बना रही है, यहां पे मेल पेरेंट खुद ही गैमीट की तरह बिहेव कर रहा है और जो फीमेल पेरेंट है वो भी गैमीट की तरह बिहेव कर रही है। यानी कि यहां पे 2 ऑर्गेनिज्म ही फ्यूज कर जा रहा है, तो दोनों पेरेंट खुद ही गैमीट की तरह बिहेव कर रहा है। सो इन दैट केस ये किसमें होता है? यीस्ट में होता है। So these were the 4 types. Now we come to the other type of sexual reproduction जो हमने पढ़ा था अभी पिछले स्लाइड में देखा था, that is conjugation. तो इस कॉन्जुगेशन के केस में क्या हो रहा है कि पेरेंट्स जस्ट गैमीट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स खुद ही फ्यूज कर रहे हैं। यहाँ पर पेरेंट्स परमानेंटली फ्यूज किए थे काफी टाइम तक, यहाँ पर पेरेंट्स थोड़े टाइम के लिए फ्यूज करेंगे
और थोड़े टाइम में फ्यूज करने के लिए क्या करके वो क्या करेंगे, अपना मेल प्रोन्यूक्लियाई एक्सचेंज करते हैं। जो पैरामीशियम होता है उसमें एक मैक्रोन्यूक्लियस या मेगा न्यूक्लियस होता है, एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है। दैट माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड्स माइटोटिकली एंड देन मियोटिकली। तो उसमें से दो तरह के न्यूक्लियस बनते हैं, एक मेल प्रोन्यूक्लियाई और दूसरे होते हैं फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। तो मेल प्रोन्यूक्लियाई दो पैरामीशियम के बीच में एक्सचेंज होगा। अगर दो पैरामीशियम है तो ए वाला बी को देगा और बी वाला अपना मेल प्रोन्यूक्लियाई ए को देगा। तो वहां पर ये प्रोसेस आपने 11th क्लास में प्रोटिस्ट में जो प्रोटोजोन्स में पैरामीशियम का एग्जांपल है वहां पे ये प्रोसेस पढ़ा होगा, दैट इज एक्सचेंज ऑफ प्रोन्यूक्लियाई। और किसका एक्सचेंज होता है, तो मेल प्रोन्यूक्लियाई का एक्सचेंज होता है। तो मेल प्रोन्यूक्लियाई का एक्सचेंज होता है, एक से दूसरे में जाएगा, दूसरे से पहले में आएगा, और उसके बाद दोनों पेरेंट्स सेपरेट हो जाएंगे और फिर डॉटर इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करेंगे। ये किसके अंदर होता है, पैरामीशियम में भी होता है और स्पाइरोगाइरा में भी होता है। नाउ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर। तो यहां पर ये जो प्रोसेस हो रहा है कॉन्जुगेशन का, ये जो हायर ऑर्गेनिजम्स दैट इज ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स हो गए, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स में जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है उसी के इक्विवेलेंट या कॉरेस्पॉन्डिंग होता है। यानी कि जो हायर ऑर्गेनिजम्स में डेवलपमेंट हुआ है क्रॉस फर्टिलाइजेशन का, वो इसी तरीके के प्रोसेस के इवोल्यूशन के बाद हुआ है। यानी कि ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन से मिलता जुलता प्रोसेस है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि करोड़ों साल पहले जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं इवॉल्व हुआ था तो उस समय क्रॉस फर्टिलाइजेशन के जगह पे कॉन्जुगेशन हुआ करता था। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज corresponding to cross fertilization of higher organisms. So this is what happens over here. Now we have completed our this types of sexual reproduction part, and after this part we are going to start the phases of life cycle of sexually reproducing organisms.